नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से दिव्य एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पे। देखिए, आज जो हमारी टॉपिक है वो यहाँ पे बैंड लिखा हुआ है और ये 1000 की नोट है, 1000 की नोट है। नोटबंदी के बारे में बात की जाएगी। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण यानी नोटबंदी के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, आपके सिलेबस में है नोटबंदी, आपके सिलेबस में है विमुद्रीकरण, जो है कि शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि विमुद्रीकरण जो है कहाँ गया, यहाँ पे है विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव। ये आपके सिलेबस में है। हम बात कर रहे हैं यूपीपी री एग्ज़ाम के, जो अगस्त में और लास्ट में होने वाले हैं, ये 28, 29 और 30। ठीक है, एक दिन का गैप है। जो गैप दिया गया है बच्चों, वो आपके लिए एक कोई फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल की वजह से जो है। तो यूपीपी री एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, उसके जो है कि सिलेबस के अनुसार हम बात करेंगे। ये वाला हमने पेज इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में यहाँ विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव दिया है। ऐसे जितने भी टॉपिक हम आपको बताएंगे सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बताएंगे और वो एग्जैक्ट वही बातें हम बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चला दें। अब हम सबसे पहले बात करेंगे विमुद्रीकरण होता क्या है। इस पेज का यही मतलब है कि हम इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिससे देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाए। इसका सीधा और सिंपल मतलब ये है बच्चों कि विमुद्रीकरण का अर्थ ये है, यह एक आर्थिक प्रक्रिया है। अगर आपसे कह दें कि विमुद्रीकरण क्या है तो आप बताइएगा ये आर्थिक प्रक्रिया है, इकॉनमी एक्टिविटीज़ हैं। और इससे होता क्या है ना कि सरकार ना एक विशेष प्रकार की मुद्रा यानी विशेष प्रकार की नोटों को क्या करती है, कानूनी वैधता उसकी समाप्त कर दी जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कानूनी रूप से अब वो लीगल नहीं है, वैध नहीं है, अवैध है। यानी कि अब उसके लेन देन को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अगर सरकारें जो है कि किसी भी विशेष प्रकार की नोटों को कानूनी वैधता से जो है क्या कर देती हैं, अवैध कर देती हैं, उसको कानूनी वैधता समाप्त कर देती है, तो आप उस नोट के जरिए आप किसी भी प्रकार की आर्थिक क्रिया या आर्थिक जो है कि एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आर्थिक क्रिया का प्रक्रिया का मतलब ये है बच्चे कि आप उस नोट से जो है कि बाजार से किसी भी प्रकार की सामान या लेन देन आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार की गारंटी होती है। पहले राजा महाराजाओं की मुद्राएं छपती थी बच्चों, तो उस पर भी उनकी मोहर लगती थी और राजा के द्वारा जो है सील्ड मोहर यानी मोहर लगे हुए जो है कि मुद्रा का ही उनकी बाजारों में उनके राज्य में उपयोग होता था। ठीक, तो विमुद्रीकरण को प्रायः जो है कि ये माना जाता है कि कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है, जहाँ काला धन छिपाने वाले लोगों को न चाहते हुए भी अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है और उस पर भी कर देना पड़ता है। विमुद्रीकरण कर देने से क्या है कि अगर आप अपने घर में जो है कि 2-4 कुंटल नोट रखे हुए हैं, तो आप जो है क्या करेंगे, आप उसको जो है छिपा नहीं पाएंगे। आप उसको जो है कि बदलने के लिए, चेंज करने के लिए बैंक में जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे और उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा और बहुत सारे मुकदमे भी आप पे लाद दिए जाएंगे, क्योंकि आपने जो है कि गैर कानूनी गतिविधि में आपको शामिल पाया गया है। ठीक है, तो विमुद्रीकरण का मतलब यही है। ये भी एक कर प्रशासन का एक उपाय के रूप में है, यानी कि टैक्स को बढ़ाने का एक उपाय है। अब ये इस पेज का मतलब यही है बच्चे कि इसमें दिया है कि विमुद्रीकरण को लागू किए जाने के पीछे मुख्यतः कितने उद्देश्य थे। तो मुख्यतः उस समय सरकार ने बताए थे 3 उद्देश्य। हम कौन से विमुद्रीकरण की बात कर रहे हैं, हम 8 नवंबर 2016 वाले विमुद्रीकरण को की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं, बताएंगे देश में कितने विमुद्रीकरण हुए, कितनी बार जो है कि नोटबंदी लागू किया गया। तो विमुद्रीकरण को लागू किए जाने का मुख्य 3 ही उद्देश्य था प्रधानमंत्री का। काले धन को समाप्त करना उनका मानना था और उनके अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अर्थव्यवस्था में बहुत काला धन हो गया है। अब काला धन क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। एक बात समझ लीजिए बच्चों, इस चैनल पे जितने भी मैटर मिलेंगे वैलिड मैटर मिलेंगे। सारे मैटर आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे और इससे आपके सारे प्रश्न जो है कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों में, क्योंकि एग्ज़ाम अब क्या है, अब 1 महीने है
है, और इस 1 महीने में मैं सारी टॉपिक आपको जो है कि कॉन्सेप्ट के थ्रू दे दूंगा। अगर आप 2-2, 3-3, 4-4 टॉपिक भी डेली कवर करते हैं तो आपके सारे सिलेबस हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ बच्चों, आपको यहाँ पे जीएस के हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे। अच्छा, इस विमुद्रीकरण जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो दिव्य एग्जाम के टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी हाल ही में टेलीग्राम चैनल एक आध 2 रोज हुआ है। एक बनाया था वो डिलीट हो गया, दूसरा जो है कि बनाया हूँ, और उसको आप ज्वाइन करिए। अभी उसमें 2-4-5 लोग जुड़े हैं, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो। ठीक है, ठीक है, तो हम इसके बारे में बात कर लें। अब ये बातें तो होती रहेंगी। तो विमुद्रीकरण लागू किए जाने के पीछे सरकार के 3 उद्देश्य थे। उन्होंने कहा कि भैया हम काला धन समाप्त करेंगे, नकली नोटों के प्रचलन को समाप्त करेंगे, यानी जो नोट चल रहे थे 500 और 1000 रुपये के जो नोट चल रहे थे बेटा, उनकी आसानी से नकल करके लोग हूबहू नकली नोट बना लेते हैं। तो नकली नोटों के प्रचलन को हम समाप्त करेंगे। अब जब ये नोट ही वैध नहीं रहेंगे, इनलीगल हो जाएंगे, यानी कुल मिलाकर सरकार इनको नहीं गैर कानूनी घोषित कर देगी, तो आप इस नोट से कोई भी सामान नहीं खरीद पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 500, 1000 के जितने नकली नोट छपे हैं इस मार्केट में, वो सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाना, ये भी सरकार का एक क्या था, उद्देश्य था। तो 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, पूछ लेता है क्वेश्चन में ऐसे ही जो है कि ऑप्शन देके। काला धन के बारे में आपने सुना है, तो काला धन के बारे में मैं बता देता हूँ बच्चों। काला धन असल में वह आय, इनकम यह है जिसपे जो है कि कर अधिकारियों से छुपाने का प्रयास किया जाता है। जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उनसे जो है कि वह धन जो है या वह इनकम छुपाने का प्रयास की जाती है। यानी इस प्रकार की नकदी का देश की बैंकिंग प्रणाली में कोई हिसाब भी नहीं होता है। यदि आपके यहाँ बच्चों जो है कि मान लो कि एक पूरे कमरे भर जो है कि नोट रखा हुआ है, ठीक है, अब वो बैंक से दूर है, बैंक प्रणाली से दूर है, तो बैंक से उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, अब बैंक में कोई हिसाब किताब नहीं है तो आप उससे जो है कि टैक्स पे करने से बच जा रहे हैं। क्योंकि देखो, जब तक आपकी नोट, समझ लो, फॉर्मल ढंग से, औपचारिक ढंग से, आधिकारिक ढंग से नोट ये मान लो डिजिटल लेन देन के माध्यम से या बैंक के माध्यम से कनेक्ट है, ठीक है, तब तक तो उसका हिसाब किताब है। जबकि नहीं है, आप नोट घर पे रखे हुए हैं, तो वो क्या हुआ है, तो उस पर आप टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वो ब्लैक मनी है, और ना ही इस पर किसी प्रकार का कर दिया जाता। कुल मिला जुला के बच्चे, काला धन का मतलब वह धन जिस पे आप टैक्स पे नहीं करते। जैसे मान लो ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मार्केट में बहुत सारे आप दुकानदार को देखे होंगे, कुछ ऐसे छोटे मोटे दुकानदार को देखे होंगे बच्चे, छोटी दुकान है, हाँ, खाने पीने के सामान है, वो डेली जो है कि 3 से 4 हज़ार रुपये कमा के घर जाता है। ठीक है, तो 4 हज़ार का मतलब क्या है कि 1 महीने में वो 1,20,000 और 1.5 लाख तक कमा लेता है। अगर 1.5 लाख पर मंथ उसकी इनकम हो रही है, तो 12 महीने में कितने हो गई, 18 लाख। 18 लाख इनकम वाला व्यक्ति, अब समझ लो बच्चों कि किस टैक्स स्लैब में आएगा। अब आप मान रहे हैं कि 15 लाख से ऊपर जितने लोग एक साल में जिनकी आय है, उस पर 30% टैक्स लग रहा है। अब उसका सारा काम मान लो कैश में है, वो फ़ोन पे जैसी चीज़ों को नहीं चला रहा है, वो ऑनलाइन कुछ लेता ही नहीं है। जब भी आप उसके पास जाते हैं, वो कहता है कि हम जो है कि भैया अब हमको कैश दीजिएगा, ऑनलाइन मत कीजिएगा। क्योंकि ऑनलाइन आप जैसे ही करेंगे ना, उस पैसे की काउंटिंग कर लेता है बैंक, कि आपके बैंक अकाउंट में कितने का लेन देन हो रहा है, कितना पैसा आ जा रहा है। तो आप जितना कैश में काम करेंगे तो उसका हिसाब किताब रहेगा नहीं, आप उसको अपने बोरे में भर के घर में रख लेंगे। तो वही काला धन हो जाता है, जिस पे सरकार जो है टैक्स नहीं ले पाती है। अब वो टैक्स नहीं आप उस पर देंगे, आप कमा रहे हैं 18 लाख एक साल के, एक भी रुपये टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं। बैंक में जैसे ही उस 18 लाख को लेके जाएंगे, बैंक तुरंत पूछेगा कहाँ से आय हुई, कहाँ से इनकम हुई, तो आप बताएंगे अपने बिजनेस का सोर्स, तो वो तुरंत उस पर जो है क्या करेगा, वो जैसे ही फॉर्मल्स हो जाएंगे वैसे तुरंत उस पर आपको टैक्स कट जाएगा। 2018 की बात मैं बताना चाहता हूँ बच्चे कि भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में दिखाया गया है कि जो विमुद्रीकरण 2016 में हुई है, जो अवैध घोषित किए गए कुल नोट थे, जिनको जो है कि गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, कुल नोटों में तकरीबन 99.3%, यानी लगभग पूरा हिस्सा बैंकों के पास वापस आ गया। समझ रहे हैं, बस 0.7% ही ऐसा पैसा है जो वापस नहीं आया। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि इतना ही काला धन था।
जबकि सरकार क्या कह रही थी बच्चे कि 3 से 4% जो है कि मार्केट में काला धन है। चलो छोड़ो, अब हम विमुद्रीकरण के इतिहास के बारे में जान ले बच्चे, इनकी हिस्ट्री क्या है, इसके इतिहास के बारे में आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 1946 में आज़ादी से पहले 500, 1000 और 10,000 के नोटों का विमुद्रीकरण किया गया। 12 जनवरी 1946 को उस समय ब्रिटिश सरकार थी, उस समय के आरबीआई के गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख जी थे। वो 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद करने का फैसला किया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो बढ़ रही थी कालाबाजारी, उसको रोकना था। दूसरा विश्व युद्ध आप जानते हैं बच्चे 1939 से 1945 तक चला था, और उसका परिणाम क्या रहा आप सभी लोगों को पता है। तो इसमें क्या था ना कि ज़्यादा कालाबाजारी हो गई थी, ज़्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो गया था, इसलिए सबसे पहले आज़ादी से पहले 12 जनवरी 1946 को 500, 1000 और 10,000 नोटों को बंद करने का फैसला लिया। एक और उसमें कारण बताया जाता है कि उस समय फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम आदि कई देशों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे भारत को भी ऐसा करना पड़ा, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध से पूरी दुनिया प्रभावित थी। आरबीआई ने 2 अध्यादेश जारी करके इस फैसले को लागू किया। हालांकि 1954 में केंद्रीय बैंक ने इन तीनों मूल्य वर्गों को फिर से शुरू कर दिया, यानी इन तीनों नोटों को फिर से शुरू कर दिया 1954 में। 46 और 8 साल बाद इनको चालू कर दिया बच्चे। 500, 1000 और 10,000 की नोटों को फिर से 1954 में स्टार्ट कर दिया गया। मामला 1978 तक पहुंचा। भारत में जो है कि मोरारजी देसाई की सरकार थी। कहा जाता है कि 1000, 5000 और 10,000 की जो नोटों को जो है उनको विमुद्रीकरण कर दिया गया। 1970 में भारत सरकार ने काले धन के प्रहार का पता, यानी कि प्रसार का पता लगाने के लिए और उसे रोकने के लिए वांचू समिति नामक एक प्रत्यक्ष कर जांच पैनल का गठन किया था। भारत सरकार 1970 में, देखिए 1978 में नोटबंदी हुई, ठीक है, विमुद्रीकरण हुआ, लेकिन 1970 में इस सरकार ने कहा ना कि जो काले धन का प्रसार हो गया है मार्केट में, इसके लिए उन्होंने एक वांचू समिति नामक प्रत्यक्ष कर एक जांच पैनल का गठन किया। इसका नेतृत्व भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कैलाश वांचू ने किया था। यानी कि कुल मिला जुला के बच्चों एक जो है कि जस्टिस के द्वारा जो है कि चीफ जस्टिस जो रिटायर्ड थे उनको जो है कि इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, और यही इसकी जांच कर रहे थे। 1970 से जाते जाते 78 तक इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, और मोरारजी देसाई की सरकार ने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का क्या कर दिया, विमुद्रीकरण कर दिया। और 1978 में उच्च मूल्य वर्ग के नोटों का विमुद्रीकरण का आदेश दिया गया था, जो बड़े नोट थे 1000, 5000 और 10,000 के नोटों का। यह इनका जो नोटबंदी इन्होंने आदेश दिया था मोरारजी सरकार ने, वो 1978 में क्या हुआ, प्रभावी हुआ। उस समय वित्त मंत्री कौन थे, तो एच एम पटेल थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बात करें बच्चों 2016 की, हालांकि इससे पहले भी छोटी छोटी घटनाएं हुई। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है कि कहा था कि उन्होंने जो है नोट को कहा था कि धीरे धीरे नोटों को चेंज किया जाए, हालांकि उसका कोई वो नहीं प्रभाव नहीं था। 2014 में एक बार आरबीआई ने कहा था कि 2005 से पहले की जितनी नोटें छपी हैं उनमें जो है कि सिक्योरिटी या उसकी सेफ्टी के मानक बहुत कम पाए जा रहे हैं। हम 2013-14 से जो नोट छाप रहे हैं उसमें ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी है, तो इसलिए उनको धीरे धीरे उन नोटों को जो है बैंकों के पास जमा कर लिया जाए और लोगों को नई नोट दिया जाए। हालांकि वो विमुद्रीकरण था नहीं। इस पे इम्पोर्टेंट पे आते हैं जो 2016 में हुआ। 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे भारत में सबसे ज़्यादा याद की जाने वाली नोटबंदी की तारीख है। क्योंकि नोटबंदी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टेलीविज़न प्रसारण में घोषणा की कि 500 और 1000 के नोटों को अब क्या कर दिया जाए, वैध नहीं रहेंगे, यानी अब उससे कोई सामान आप नहीं खरीद सकते। तो ये नोटबंदी कर दी गई। ये नोटबंदी इतना ज़्यादा इसने प्रभावित क्यों किया, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या के पास क्या था, नोट था। बड़ी जनसंख्या के पास नोट था। अब हम 1978 की बात करें, चाहे आज़ादी के समय की बात करें, आज़ादी जब भारत को आज़ाद हुआ भारत, तो 28 से 30 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन थी नहीं। 78 अगर मैं बात किया जाए बच्चे 50-60 मैक्सिमम। अब क्या है बच्चों की, जब 2016 में लागू किया तो हमारी जो है पॉपुलेशन 139-140 करोड़ थी।
ठीक है। इस समय भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों को जो है कि ये परेशानी झेलनी पड़ी, इसलिए ये ज़्यादा जो है नोटबंदी हाईलाइट रही। अब बात ये है कि अगर नोटबंदी से फ़ायदा क्या हुआ, तो कहा यह जाता है कि यहाँ पे एक डेटा दिया है कि प्रत्यक्ष कर में संग्रह में जो है वृद्धि देखी गई। प्रत्यक्ष कर संग्रह जो है वृद्धि देखी गई। क्या देखी गई? 2009-10 में जो है कि डायरेक्ट टैक्सेस से देखो कितना पैसा, 11-12 में डायरेक्ट टैक्सेस से कितना पैसा। यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जो आपका 2017-18 में है, यानी 16-17 में देखो बच्चे डायरेक्ट टैक्सेस से जो है कि कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ। ये ग्राफ कहाँ पे था? मान लो 14 पे था, मान लो 14 लाख करोड़ था, सपोज दैट। ठीक है। अब लेकिन 2017-18 में नोटबंदी के कारण ये सीधा क्या हो गया, यहाँ तक जो है कि उछल के, यानी इतने की ग्रोथ हो गई। तो ये माना जाता है ना कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में जो है कि वृद्धि हुई है। अब ये भी माना जाता है कि कैशलेस भुगतान नोटबंदी से पहले और नोटबंदी के बाद अगर देखा जाए बच्चे, तो नोटबंदी से पहले ये है नवंबर 2016 की कहानी। यहाँ से पहले जो है कि कैशलेस जो हमारा था वो 900 के नियर अबाउट फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन 16 के बाद 8 नवंबर 16 के बाद जैसे ही देखो ये तुरंत जो है कि क्या हुआ, इसने उछाल मारा है और लास्ट में यहाँ तक, यानी कि 1200 मिलियन, 900 से 1200 यानी कि 300 मिलियन की क्या हुई है ट्रांजैक्शन, 300 मिलियन ट्रांजैक्शन की वृद्धि हो गई है। पहले 900 मिलियन पे था और अब जो है कि 1200 मिलियन पे है। अब ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो कैशलेस भुगतान में जो है कि ये सकारात्मक वृद्धि हुई है। और साथ ही साथ बच्चों आप देखोगे कि प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि हुई है नोटबंदी के कारण। अब बात यह है कि एक और नोटबंदी से ही जुड़ा एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 19 मई 2023 को आरबीआई ने अपनी क्लीन नोट नीति के तहत 2000 के नोट को बंद करने की घोषणा की है। ये आरबीआई का ये डिसीजन था कि इन्होंने कहा कि लोगों के पास या बैंकों में या आरबीआई के नामित कार्यालयों में ऐसे नोट बदलने के लिए आपको 30 सितंबर 2023 तक का क्या था, समय दिया गया था। हालांकि एक बात ये है, इस नोट 2000 के नोट को क्या है देखो अवैध नहीं घोषित किया गया था। हालांकि 2000 के नोट को उस तिथि के बाद भी वो वैध मुद्रा में बने रहेंगे, उसको अवैध नहीं घोषित किया गया था। तो ये हमारा ये लेक्चर हुआ नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण पे। बच्चों इसको देख लो, आपको जो है कि एक दिन में 2 से 3 लेक्चर मिलते रहेंगे, ठीक है। और इसको आप देखते रहिए एक एक चीज़, और यहाँ से जो भी आप ध्यान से आपको इसको पढ़ना है, इसी में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। फटाफट जो वन लाइनर्स जीके है उसको आप छोड़ दो बच्चों। पुलिस के परीक्षा का पैटर्न बदल गया है, अब वो स्टेटमेंट बना के देने लगा है, वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने लगा है, वो प्रिंसिपल आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इससे घबराना नहीं, इसको 2 से 3 बार देखना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और हमारी ही चैनल दिव्य एग्जाम, हमारे चैनल पे बच्चों हिंदी के सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उसमें 2-3 वीडियोस जो है आपके यूपी एग्ज़ाम के लिए और उसकी ज़रूरत है, उसको हम जो है कि 2-3 वीडियो भी और उस पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। हिंदी की पूरी वीडियो देख लीजिए, जीएस के और अभिरुचि के जो वीडियो हैं वो भी धीरे धीरे आते रहेंगे। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। बहुत बहुत क्या है, धन्यवाद।